हाँ, तो दोस्तों मैं कल निकला हूँ वहाँ से नैनीताल से, और नैनीताल से निकल के मैंने अपनी गाड़ी को पिक किया। जो मैंने आपको बताया था, ये मेरी गाड़ी जो ख़राब हो गई थी, इसको मैंने कल वहाँ से पिक किया। जो जाकिर भाई थे उन्होंने हमारी गाड़ी को सही करके दिया हमको, और करीब हम वहाँ से निकले हैं 9:30 बजे के आसपास। उनके गैरेज से हम गाड़ी लेके निकले। उसके बाद हम पहुँचे बरेली शरीफ। पहुँच के थोड़ी देर के लिए ज़ियारत करना था आला हज़रत जो हैं बरेली शरीफ के आला हज़रत, उनके दरबार में हमने हाज़िरी दी। और वहाँ से कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद हम पहुँचे हैं यूपी के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है कन्नौज। तो कन्नौज में हमारे एक परिचित रहते हैं, उनसे भी हमको मुलाकात करना था, तो हम कन्नौज आ गए। तो कल रात के हम पहुँचे कन्नौज, और रात में हमने उन्हीं परिचित वाले के घर में ही हमने हल्टिंग की है, सोया, आराम किया। अभी मॉर्निंग में हम उठे हैं और हम चाह रहे हैं कि अब जब कन्नौज हम आ ही गए हैं, तो कन्नौज में जो सबसे फेमस काम जो होता है यहाँ पे इत्र का और अगरबत्ती का, वो काम यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ ऐसी है जो देखने लायक हैं, तो वो हमारे साथ जो हैं कन्नौज वाले, वो भी हमारे साथ गाड़ी में रहेंगे। और हम चल के अभी वो देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनती है और क्या क्या चीज़ यहाँ की मशहूर है। तो इस वक्त मैं कन्नौज में हूँ, और आप मेरे पीछे देखिए एक दरगाह है। इस दरगाह काफ़ी फेमस है, ये दरगाह के पास में ही उनका घर है। और कल रात में हम पहुँचे, और ये देखिए ये वो गाड़ी है जो मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, इसको मैंने बनाया। अभी तक देखिए गाड़ी मेरी धुली नहीं है, गंदी सी है। मैंने इसको धोने के लिए सोचा था कि आज इसको कहीं वॉश करवा लूँगा, लेकिन ऐसा कंटिन्यू चलने की वजह से मैं गाड़ी वॉश भी नहीं करा पाया। तो अब देखते हैं आगे कहीं वॉशिंग होती तो ठीक है। ये है दरबार, और ये है बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनकी वजह से हम यहाँ आए हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इन बच्चों से मिलने के लिए हम लोग यहाँ कन्नौज आए हुए थे, और ये बच्चे भी हमारे साथ चलने वाले हैं, और ये सब देखेंगे। आप देखिए छोटी सी बस्ती है, ये छोटी सी बस्ती में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, और यहाँ से निकल के अभी अगरबत्ती के कारखाने की तरफ जाएंगे। तो चलिए। तो भाई देखो, अभी हम आए हुए हैं, अगरबत्ती का कारखाना है छोटा सा। यहाँ अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा है। जो अगरबत्ती आप घर में यूज़ करते हैं ना, वही अगरबत्ती यहाँ बन रही है। इसके अंदर मटेरियल डाला जा रहा है, और वहाँ से अगरबत्ती बनती है। तो देखिए पीछे जो कारखाना है, ये अगरबत्ती का कारखाना है, और यहाँ पे पहले किसी ज़माने में हाथ से बनाने का काम हुआ करता था। उस काड़ियों पे हाथ से लगा के बनाया करते थे, पर अब मशीन आ गई है तो ये काम मशीन से होता है। वो एक मशीन जो होती है वो 1 लाख से ऊपर की मशीन है, और एक मशीन में दिन भर में 14 किलो 15 किलो तक का जो है इसमें आइटम बनकर तैयार होता है। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो कारखाना चल रहा है, ये अगरबत्ती की काड़ी है, रेडी की हुई है। इसमें बहुत सी खुशबू वाली है, संदल वाली है, और भी बहुत सारे फ्लेवर यहाँ बनते हैं। संदल की बनती है, गुलाब की भी बनती है, मच्छर वगैरह जो भगाने के लिए बनाते हैं वो भी बनती है। सभी तरह की अगरबत्ती का ये पूरा कारखाना है, और इस कन्नौज में ऐसे बहुत से कारखाने हैं। आप देखिए काड़ी रखी हुई है तैयार। देखो इसका पाउडर भी बनता है, ये भाईजान बता रहे हैं, धूप बत्ती का पूरा पाउडर बनता है। अंदाजन यहाँ पे एक दिन में कितनी अगरबत्ती बन जाती होगी भाईजान? यहाँ पे बन जाती है करीब 1.5 से 2 टन तक के। एक दिन में 1.5 से 2 टन अगरबत्ती बनती है। भाई अब समझ लो कितना बड़ा काम चल रहा है। 1.5 से 2 टन अगरबत्ती बनना बहुत बड़ी बात है। सीजन पे तो 10-10 टन भी बन जाती है। अच्छा, सीजन के टाइम में 10 टन। अब देखो भाईजान बता रहे 10 टन भी बन जाती है। और भाई मैंने यहाँ के एक अच्छी चीज़ देखा कि यहाँ के लोग सुबह 7 बजे से काम में आ जाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे 6 बजे तक यहाँ काम चलता है। हैवी वर्क करते हैं यहाँ के लोग। मॉर्निंग में 5 बजे से उठते हैं, और 5 बजे से उठ के सारे काम फारिग होके अपने घर के 7-8 बजे लोग काम को पकड़ लेते हैं। अब देखिए आप कितने बड़े पैमाने में कितनी मेहनत से ये सब चीज़ें की जा रही है। पूरा एक यूनिट बिठाई गई है। देखिए एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। अभी यहाँ 2 मिनट के लिए लाइट बंद हो गई है तो काम रुक गया है, क्योंकि यूपी में लाइट की समस्या है, तो यहाँ काम रुकते रहता है। तो देखिए आप कितने सिस्टमेटिक तरीके से अगरबत्ती का कारखाना। हमने अगरबत्ती की सिर्फ सुना था कि बनती है, लेकिन देख पहली बार जो है, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में पहली बार अगरबत्ती को बनते हुए देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना बड़ा काम होता है अगरबत्ती का, मेरे ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में भी नहीं होता है। और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, ऐसे कई जगह में अलग अलग कारखाने हैं जो बहुत सी अगरबत्ती बनती है। देखिए ये सेंटेड अगरबत्ती है। और हाँ भाई ये देखो, ये कौन सी है? मच्छर जो अपन भगाते हैं ना, ये देखिए जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है वही है। इसमें कुछ केमिकल मिला के, हाँ एक ये है। हमारे रायपुर में इसकी बहुत खपत है भाई, बहुत मच्छर है रायपुर में। ये देखिए एक कलर ये भी है,
इसको कलर को देखिए, भी मच्छर मारने के लिए है। यहाँ सभी केमिकल वगैरह मिला के इस अगरबत्ती को बनाया जाता है। जो आप लोग शहर में मच्छर भगाने के काम में लेते हैं, वो सारी अगरबत्ती यहाँ पे बनती है। बहुत बढ़िया यार, एक नंबर। देखो भाई साहब, ये है मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और इसका इन्होंने माल तैयार करके रखा हुआ है। देखिए, ये सभी जगह जाता है, बॉम्बे, दिल्ली, जगह जगह जो इनके डीलर हैं वहाँ ये माल जाता है। और ये माल अपने अपने नाम से पैक करते हैं लोग ब्रांड में, और जैसा अपना नाम चाहें वैसे अगरबत्ती का नाम रख सकते हैं आप। यहाँ से होलसेल बिल्कुल आप खरीदिए, अपने एरिया में ले जाइए और पैकेट बना के इसको सेल कीजिए। अच्छा बड़े पैमाने में अगरबत्ती का काम है। और यहाँ कम से कम मैं समझता हूँ 25-30 लेबर होंगे काम करने वाले। 25 से 30 लोग आराम से यहाँ इस कारखाने में 1 यूनिट में काम करते हैं। और ऐसे कई कारखाने हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये बारिश के टाइम में भाई थोड़ा अगरबत्ती का काम डाउन होता है, क्योंकि नमी आ जाती है ना, तो ये लोग थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आती है। बाकी अभी जैसे गर्मी है तो ये फुल फॉर्म में काम चल रहा है। देखिए आप, ये सब अगरबत्ती मच्छर मारने वाली है। इसमें केमिकल वगैरह मिला के ऐसा कुछ बनाया जाता है कि आप जब घर में जलाते हैं तो मच्छर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखिए एग्जॉस्ट फैन, इसको सुखाने के लिए है। इसको लगा के इस पर रखा जाता है तो अगरबत्ती सूखती है। ये क्या है, इसमें अगरबत्ती सुखाने के लिए 1-2 घंटे में सूख जाता होगा। 8 से 9 घंटे। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। अब वो क्या है मशीन? ये देखिए, ये मशीन है, इसी में सब मटेरियल मिक्स होता है और बहुत ही शानदार। दून जानिए करके कोई जगह में हम लोग आए हुए हैं और एक पुरानी इमारत है, पुराना सा कुछ स्ट्रक्चर्स है। ये देखिए, ये मैं अभी चढ़ रहा हूँ ऊपर। ये देखो भाई, अंदर में एक मूंगे का झाड़ भी है और ये हालत है मूंगे की। या मूंगा गिरा पड़ा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ मूंगे बिकते हैं और यहाँ पे आप देखिए झाड़ पे इतना मूंगा है जितनी पत्ती नहीं है। अब बावजूद इसके यहाँ मूंगा लेने वाला कोई नहीं। मखदूम जानिया। और ये देखिए सब कंस्ट्रक्शन पुराना, काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है, पत्थरों का बना हुआ है। देखिए कन्नौज में स्थित है ये एक पुरानी इमारत। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है, अभी आया हूँ तो बस देख रहा हूँ उसको। ये मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, पुरानी, काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। देखिए कितना अच्छा काम है यहाँ। अंदर थोड़ा अंधेरा है, शायद रिकॉर्डिंग सही ना है, लेकिन मैं फिर भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी जगह है कन्नौज की, एक ऐतिहासिक इमारत, पुराने ज़माने की, मस्जिद के साथ लगा हुआ मकबरा, बरामदा। कन्नौज हम जिसके यहाँ आए हैं उनके घर से कुछ दूरी पे, उनके साथ उनकी फैमिली, वो देख रहे सामने में, वो फैमिली है उनकी। हमारे की तरन्नुम खड़ी है उनकी फैमिली के साथ मूंगे के झाड़ पे। साथ में आए हुए कुछ बच्चे और वो है हमारी तरन्नुम की सहेली जरीन बाजी। इन्हीं का वो घर है जिनके घर में हम लोग आए हैं। वो सामने में अयान के साथ खड़े हुए, उन्हीं के घर में हम लोग आए हुए। 52 खम्भों के नाम से जगह फेमस है। वो देखिए, वो जो खम्भे मैंने आपको दिखाया था ना, वो 52 खम्भे हैं और 52 खम्भे वाली जगह इसको बोला जाता है। मखदूम जानिया भी नाम इसका, 52 खम्भे वाली जगह भी बोलते हैं। तो वहाँ वो जो खम्भे हैं वो 52 खम्भे हैं, उसके नाम से फेमस है। वो मस्जिद 24 घंटे पर्यटकों के लिए, नमाजियों के लिए, सबके लिए खुली रहती है। माने यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, आप जब चाहें आ सकते हैं यहाँ पे।
और भाई अभी तो धूप है, शाम के टाइम बड़ा सुकून लगता होगा। शाम रात के वक्त तो यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा लगता होगा। तो एक पुराना कुआं, काफ़ी पुराना कुआं है। देखिए उस ज़माने का जो कुआं है सूखा पड़ा है, अभी इसके अंदर पानी नहीं है, काफ़ी गहरा है। और ये उस ज़माने में इसमें रस्सी डाल के इससे पानी खींच के बाहर निकाला जाता था। इसी आयते के अंदर में बना हुआ एक पुराना कुआं। इसके इतिहास के बारे में तो कुछ पता नहीं चला है मेरे को, लेकिन है ये बहुत पुरानी इमारत। देखिए बच्चे लोग किस तरह से मूंगा तोड़ रहे हैं। देखिए देखो भाई, ये पुराना, यहाँ से पुरानी खेती पूरा एरिया। देखो भाई, हमारे जो परिचय वाले जिनके हम आए, उनका कहना है कि आप लोग आए हैं और जा रहे हैं, कम से कम 5-10 दिन यहाँ रुकिए। अब 5-10 दिन कौन कहाँ रुकता है भाई, ये तो उनकी मोहब्बत है, ये ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हमारे पास समय बहुत कम था। हम जब आए थे यहाँ तो सिर्फ ये सोचे थे रात को निकल जाएंगे, फिर लगा मॉर्निंग में निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रात के रुके। हालांकि रुकने का वो पहले से प्लानिंग नहीं थी कि हम रात को रुकेंगे। हम सोचे थे मुलाकात कर जाएंगे और रात में निकल जाएंगे। फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो हमको रुकना पड़ गया रात में कि आप रात में ड्राइव मत कीजिए। फिर सोचे मॉर्निंग में निकल जाएंगे, मगर अभी भी इन्होंने हमारे दोपहर के खाने का इंतज़ाम फिर से कर दिया है। हम यहाँ पे लंच करने के बाद ही 2 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। हमको जयपुर जल्दी जाना भी है, वहाँ बहुत से काम रुके हुए हैं, तो बस इसको देखने आए थे और इसके बाद शायद अब घर ही जाएंगे। और तो कुछ है नहीं, घर जाके फिर मिलते हैं। तो करीब 3 बजे के आसपास हम लोग कन्नौज से निकल चुके हैं और इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में हूँ। और कन्नौज से हम लोग करीब 150 किलोमीटर दूर में एक हाईवे में है, बहुत ही इंटीरियर हाईवे है। तो वहाँ बैठ के बस देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं और सामने में तरन्नुम और अयान भी बैठ के चाय पी रहे हैं और मैंने भी थोड़ी। और भाई साहब, मेरी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा गंदी थी, गाड़ी को वॉश करवाया है वही कन्नौज में गाड़ी को वॉश करवाया है। तो गाड़ी ज़रा ढंग की दिख रही है। रायपुर से मैं निकला था, उसके बाद बहुत धूल मिट्टी हो गई थी बारिश पानी की वजह से, ये गाड़ी ज़रा धुल गई है। अब देखते हैं रायपुर जाए तक ये कितनी सही रहती है कितनी नहीं। बाकी गाड़ी मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अभी तक तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं दे रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग कल दोपहर तक तो रायपुर पहुंच जाना चाहिए, उम्मीद है। फिर भी देखते हैं, अगर कुछ रेस्ट करके जाना पड़ा तो हो सकता है दोपहर की जगह शाम भी हो जाए, बट फिर भी दोपहर तक पहुंच जाएंगे। एक ढाबे में रुके हुए हैं मात्र चाय पीने के लिए। अरे यार, इस हाईवे में, ये हाईवे मुझे कन्नौज से मिला है और ये हाईवे मेरे को चित्रकूट ले जाएगा। मैं अभी वापसी में दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, आया मैं दूसरे रास्ते से था। तो उस वक्त से जो मैं निकला हूँ तो मुझे करीब 125-30 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हुए हो गया। लेकिन इस हाईवे में मुझे जो है पेट्रोल पंप नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से। वो देखिए, वो सामने मुझे पेट्रोल पंप दिख रहा है, अभी मैंने वहाँ फ्यूल डलवाया है। तो ऐसे हाईवे में जब एक्सप्रेस हाईवे में चलते हो ना भाई, तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि आपकी गाड़ी में फुल फ्यूल होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो सिटी से आप फ्यूल डलवा के निकलो, क्योंकि बड़े बड़े हाईवे जो आजकल बन रहे हैं उस हाईवे में, ख़ास तौर से ऐसे हाईवे में देखिए, इस हाईवे में जो इस तरह से बिल्कुल बंद होते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं इसको, जो चारों तरफ से बंद होते हैं 4 लाइन, इसमें आप टोल से एंट्री करके जा सकते हैं, टोल से एंट्री करा के बाहर आ सकते हैं। ये वो हाईवे हैं। इसमें ना रास्ते में आपको कभी कोई ढाबा मिलेगा, ना शौचालय मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेट्रोल पंप भी बहुत कम मिलता है। मैं समझ लो 140 या 130 किलोमीटर से ज़्यादा चला हूँ इस हाईवे में, तब जाके मेरे को पेट्रोल पंप मिला है जहाँ मैंने अभी फ्यूल डलवाया हूँ। वहाँ से फ्यूल डलवाने के बाद मैं इस ढाबे में आया हूँ, हाँ, और चाय पी के बस अब हम लोग निकल रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने सफ़र को पूरा किया है। और ये सफ़र हमारा करीब 8 से 9 दिन का था। और किस तरह से हम लोग रायपुर से निकले थे, रायपुर से जबलपुर, जबलपुर से कानपुर, कानपुर से बरेली, मुरादाबाद होते हुए रामनगर गए थे। और रामनगर से फिर हम लोग रानीखेत, और रानीखेत से नैनीताल। हमारा मेन टारगेट वैसे भी रानीखेत और नैनीताल था, खास तौर से नैनीताल। तो नैनीताल का सफ़र करके फिर हम कन्नौज आए और कन्नौज से फिर हम रायपुर से गए। हम दूसरे रास्ते से थे और आए हम दूसरे रास्ते से हैं। तो आप देखिएगा कि हम कन्नौज से जब निकले थे तो कन्नौज से हमने वो वाला रूट नहीं पकड़ा था जो जबलपुर वाला था। कन्नौज से हमने आए थे चित्रकूट, कानपुर, चित्रकूट से हम आए महर, और महर से हम शहडोल आए, शहडोल से रायपुर। मुझे जो वापसी वाला सफ़र जो था, रास्ता था, वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वो काफ़ी शॉर्टकट भी लगा यूपी जाने के लिए। और उस रास्ते में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ट्रैफिक भी नहीं था और टोल भी नहीं था। तो जो मैं जबलपुर होते हुए गया,
तो मैं नेक्स्ट कभी भी अगर जाना होगा यूपी तो मैं उधर से अब नहीं जाऊँगा, ये महर वाले रास्ते से ही जाऊँगा, मैहर वाले चित्रकूट वाला रास्ता। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे रास्ता और काफ़ी समय भी मेरा बचा और मैं काफ़ी जल्दी रायपुर पहुँच भी गया। तो भाई सफ़र कुल मिला के बहुत अच्छा था और उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आई थी हम आपको बता चुके हैं कि नैनीताल के पहले हमारी जो गाड़ी ख़राब हो गई थी और फिर गाड़ी हमने किस तरीके से बनवाई। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैंने काफ़ी सफ़र किया लेकिन कभी ऐसी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई। पता नहीं क्यों इस बार फैमिली के साथ जाने में प्रॉब्लम आ गई। वैसे मैं हर चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा मेंटली रूप से, क्योंकि अगर ये दिक्कत आ जाए तो आपको मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने आप को एकदम स्थिर रखना है और उस हालात उस सिचुएशन से बहुत समझदारी से आपको उसका रास्ता निकालना है। सोल्यूशन निकालना। देखिए हम जिस जगह पे थे वो उस जगह ढाबा 2-4 ढाबा था और आसपास पूरी घाटी थी। अगर मैं थोड़ा सा भी परेशान होता, टेंशन लेता तो शायद मुझे पूरी रात वहाँ काटना पड़ता। मैंने फ़ौरन वहाँ के लोगों से संपर्क किया, मैंने पता लगाया भाई गाड़ी का कोई गैरेज कहाँ आसपास है क्या, तो उन्होंने बताया और फिर वो आदमी आके मेरी हेल्प किया। वैसे मैंने कंपनी में भी फ़ोन लगाया था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, रेनॉल्ट कंपनी मैंने फ़ोन लगाया था, कंपनी से भी मुझे हेल्प मिल रही थी। पर कंपनी के साथ दिक्कत ये थी कि मुझे टोचन लगा के 40 से 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ता। दूसरे दिन रविवार था, वो गाड़ी शोरूम में जाती, 3 दिन उसको बनने में लगता और फिर मुझे नैनीताल छोड़ के हल्द्वानी रुकना पड़ता, फिर नैनीताल आना पड़ता। एक तो मुझे पैसे भी लगते, समय भी खराब होता और मेरा टूर जो तो बिगड़ जाता। तो मैंने लोकल मिस्त्री से मदद ली और वो गाड़ी को बना ली। उस वक्त अगर मैं लोकल मिस्त्री से मदद नहीं लेता तो शायद मेरी गाड़ी जल्दी नहीं बनती और ना ही मैं सारा टूर कंप्लीट करके आ पाता। तो कहीं कहीं थोड़ी सी समझदारी और हालात को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। तो कुल मिला के उसके बाद हमारी गाड़ी ने हमारे को परेशान बिल्कुल नहीं किया और हम सही सलामत रायपुर तक चल के आ गए। तो भाई कुल मिला के टूर बहुत ज़ोरदार था, जगह बहुत ही शानदार थी, खाने बहुत अच्छे लगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने बिल्कुल भी पैनिक ना होकर बहुत ही समझदारी से और हर जगह से रिलैक्स करते हुए रुकते हुए हमने सफ़र को किया और हमारा ये सफ़र यादगार रहा, क्योंकि हमारे साथ जो छोटी सी ट्रेजेडी हुई थी वो भी एक यादगार पल कहलाएगा। तो एक सबक मिलता है कि आदमी को तैयारी से चलना चाहिए। देखिए मैं हर बार गाड़ी जब भी लेके जाता हूँ मैं पूरी गाड़ी को चेकअप कराता हूँ मैकेनिक से, लेकिन बावजूद भी इसके जो किस्मत में होना होता है वो हो ही जाता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप उस वक्त समझदारी दिखाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कुल मिला के सफ़र बहुत अच्छा था। अगला टूर अभी तो हम आए हैं अभी अभी वहाँ से, इतनी जल्दी तो हम अभी कहीं जाएंगे नहीं। हाँ लोकल का ब्लॉग होगा तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट ट्रिप जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बहुत लंबा है, बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा अरे यार ये 3-3 पार्ट में बना, बहुत लंबा। भाई 8 दिन का टूर था, 8 दिन के टूर को हमने बहुत शॉर्टकट किए बताने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों को हमने हटा के सिर्फ उसमें जो काम की चीज़ थी वही डाली है। अगर हम पूरा बनाते ना तो वो कई घंटे का था ब्लॉग, शायद 5 या 10 ब्लॉग बनता। तो हमने उसको बहुत शॉर्टकट किया है, जितना हम काट सकते थे काटा है, शॉर्टकट करके हमने उसको 3-4 ब्लॉग में डालने की कोशिश की है। तो बहुत दिन से ब्लॉग बना भी नहीं था, इसलिए हमने इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाया। तो आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्दी और भी नए ब्लॉग लाएंगे और आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तो आप गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस व्लॉग को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।